स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और चलिए शुरू करते हैं रॉबरी किंग पार्ट 11। इस्माइल ने सदाकत को देखा, फिर उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा दिए जो दूसरी बोगी की तरफ जाता था। हाथ में रिवॉल्वर ले रखी थी। वो एकदम चौकस नजर आ रहा था। दूसरी स्थिति में वो इस तरह अकेला जाने का खतरा कभी नहीं उठाता, परंतु इस वक्त मजबूरी थी। बिगड़े हालातों को ठीक करके नौशाद के साथ निकलना जो था। उस 6 फुट लंबे रास्ते को पार करके प्रेस रिपोर्टर वाली बोगी में पहुंचकर ठिठका इस्माइल। इस्माइल की निगाह हर तरफ बोगी में घूमी। करीब 10 लोग गने थामे यहां वहां खड़े थे। यूं वो सारे प्रेस रिपोर्टर ही थे, परंतु देवराज चौहान ने इस्माइल के वहां पहुंचने से पहले ही सारी सेटिंग कर दी थी कि इस्माइल को उनकी संख्या कम होने का आभास न मिले। इधर देवराज चौहान जगमोहन और विनय बरूटा के साथ खड़ा था। इस्माइल ने देवराज चौहान को देखकर कहा, तगड़ी तैयारी के साथ सोना लूटने आए हो? देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा, तैयारी तो तुम्हारी ज्यादा है, परंतु तुमने हमारे 20 साथियों को मार दिया। वो मजबूरी थी, क्योंकि तुमने ट्रेन पर कब्जा जमा लिया था। अब तो हम दोस्त हैं ना? क्यों नहीं, अगर तुम्हारे मन में मैल ना हो तो। मैं साफ मन से तुम्हारे पास आया हूं। रिवॉल्वर पकड़कर? इस्माइल ने रिवॉल्वर जेब में रख ली, फिर मुस्कुराकर कहा, हमें दोस्ती के नाम पर गले मिलना चाहिए। देवराज चौहान आगे बढ़ा और इस्माइल के गले जा लगा। जगमोहन और विनय बरूटा की नजरें मिली। जैसे बरूटा जगमोहन से कह रहा हो कि चिंता मत करो, मेरा बच्चा है देवराज चौहान, वक्त आने पर इन सबको भून कर रख देगा। दोनों अलग हुए। देवराज चौहान बोला, मैं गोल्ड वाला डिब्बा देखना चाहता हूं। क्यों नहीं, लेकिन मुझे नौशाद नजर नहीं आ रहा। इस्माइल बोला, आओ नौशाद को देख लो। कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ गया। इस्माइल उसके पीछे चलता कह उठा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जानकर क्या करोगे? बस 1 घंटे का साथ है हमारा। आगे चलता देवराज चौहान बोला। इस्माइल ने दोबारा नाम पूछने की चेष्टा नहीं की। देवराज चौहान बोगी के बीच ठटकता सामने की सीटों के बीच की तरफ इशारा करता हुआ बोला, ये रहा नौशाद। इस्माइल ने पास पहुंचकर नौशाद पर नजर मारी, जो कि औंधे मुंह लेटा हुआ था। हाथ पीठ पर बंधे थे और पिंडलियां भी बांध रखी थी। तुमने तो इसे बहुत बुरे तरीके से रखा है। यही बहुत बड़ी बात है कि ये जिंदा है। मेरे साथी इसे मारने जा रहे थे, परंतु मैंने कहा कि इसे जिंदा रखो। शुक्रिया। अब इसे खोल दो, ताकि इसे अभी नहीं खोला जाएगा। 1 घंटे की बात है, फिर इसे साथ ले जाना। इसे खोलने में तुम्हें एतराज क्यों? देवराज चांद ने बोगी में गने थामे खड़े रिपोर्टरों को देखकर कहा, इसे खोलने पर मेरे साथियों में नाराजगी पैदा हो जाएगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बाद में जब इसे मेरे हवाले करोगे तो तब भी तुम्हारे साथी, तब उन्हें एतराज नहीं होगा, क्योंकि तब सोना इन्हें मिल चुका होगा। इस्माइल हौले से सिर हिलाकर रह गया। तभी नौशाद नीचे पड़ा छटपटा कर कह उठा, कौन है? कौन खड़ा है यहाँ? देवराज चौहान ने इस्माइल को देखा। कौन है मेरे पास? मेरी बातों की आवाजें सुने। नौशाद, इस्माइल मुस्कुराकर बोला, ये मैं हूं, इस्माइल। कौन इस्माइल? तुम्हें आजाद कराने आया हूं। ओह, मेरे बंधन खुलवाओ। ये लोग कौन है? मुझे इन्होंने पकड़कर इस तरह क्यों बांध दिया? अब सब ठीक हो गया। हम तुम्हें जल्दी ही, मेरे हाथ पांव खुलवाओ। नौशाद गुस्से से कह उठा, 1 घंटा तुम्हें और बंधे रहना होगा। उसके बाद 1 घंटा? नौशाद गुस्से में भड़क उठा, 1 घंटे में तो मेरी जान निकल जाएगी। इतना तो तुम्हें अभी सहन करना ही होगा। तुम सब हरामजादे हो। मुझे तकलीफ हो रही है और तुम मेरे बंधन भी नहीं खुलवा पा। इस्माइल ने देवराज चांद को देखा।
देवराज चांद ने इंकार में सिर हिला दिया। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, इस्माइल ने कहा। तुम भी कमीने कुत्ते हो। एक बार मैं आजाद हो जाऊं, उसके बाद तुम सबको चुन चुन कर मारूंगा। फिर मैं। नौशाद गुस्से में जाने क्या क्या कहता जा रहा था। नीचे लेटा तड़पे जा रहा था और सीट पर बैठे दो रिपोर्टर उस पर पांव रखे हुए थे। तुमने देख लिया नौशाद को? देवराज चौहान बोला। हमने कितना संभाल के रखा है उसे। मैं इंजन तक जाना चाहता। पहले सोना, देवराज चौहान ने कहा। मेरे कुछ आदमी साथ जाएंगे, और वो भी तुम्हारे आदमियों की तरह ट्रेन में फैल जाएंगे। तुम्हें नौशाद की चिंता है और हमें गोल्ड की। गोल्ड पाने के लिए ही तो हमने इतना खतरा उठाया। ठीक है, चलो। देवराज चौहान पलटकर रोहन से बोला। एक एक रिवॉल्वर इन्हें दो। देवराज चौहान का इशारा विनय बरोटा और जगमोहन की तरफ था। रोहन ने जल्दी से बैग से दो रिवॉल्वर निकाली और फुर्ती से उन पर साइलेंसर चढ़ाकर उन्हें रिवॉल्वर दी। प्रीतम सोनी इस वक्त कुछ हटकर एक गन थामे खड़ा था। देवराज चौहान ने प्रीतम सोनी को इशारे से पास बुला लिया और गन थामे तीन अन्य रिपोर्टरों को बुलाया। तुम लोग हमारे साथ चलो, हम सोने वाले डिब्बे की तरफ जा रहे हैं। फिर देवराज चौहान और इस्माइल पेंट्री कार में जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे जगमोहन, विनय बरूटा, प्रीतम सोनी और गने थामे तीन रिपोर्टर थे। वो सब पेंट्री कार में जा पहुंचे। वहां का नजारा देखा। सदाकत की निगाह इस्माइल से मिली तो इस्माइल ने सिर हिलाकर सब ठीक होने का इशारा किया। देवराज चौहान तीनों रिपोर्टरों और प्रीतम सोनी से बोला। तुम लोग इसी डिब्बे में रहो। ट्रेन पर इन लोगों का भी अधिकार है और हम लोगों का भी अधिकार है। ये बात ध्यान में रहे। तीनों रिपोर्टर गन थामे इधर उधर फैल गए। देवराज चौहान ने उन्हें सब समझा रखा था। ये बात जुदा थी कि उन्हें गन चलाना तो दूर, उसे पकड़ना भी ठीक से पकड़ना भी नहीं आता था। प्रीतम सोनी भी रिवॉल्वर थामे डब्बे में एक तरफ खड़ा हो गया। बुलेट ट्रेन तूफानी रफ्तार से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ी जा रही थी। पेंट्री कार में इस वक्त 8-9 आतंकवादी मौजूद थे। सोना कहाँ है? देवराज चौहान ने इस्माइल से पूछा। आगे वाली बोगी में, इस्माइल ने कहा और आगे बढ़ गया। देवराज चौहान, जगमोहन और विनय बरूटा उसके पीछे हो गए। वो सब उसी बोगी से निकलकर गोल्ड वाली बोगी में पहुंचे। पूरी बोगी लोहे के ट्रंकों, काले ट्रंकों से भरी पड़ी थी। इसमें सोना है, इस्माइल ने कहा। देवराज चौहान ने उस बोगी में मौजूद दोनों आतंकवादियों पर निगाह मारी, फिर जगमोहन से कहा। सोना चेक करो। जगमोहन ने एक ट्रंक ऊपर से उतारकर नीचे रखा और उस पर लगे सीलबंद ताले पर गोली चला दी। पिट की आवाज के साथ ताला टूटकर नीचे जा गिरा। जगमोहन ने ट्रंक का ढक्कन खोला तो भीतर बहुत ही अच्छे ढंग से सोना पैक करके रखा था। सोने के बिस्कुटों पर प्लास्टिक की हवा भरी पन्नी लिपटी हुई थी। जगमोहन ने पन्नी खोला तो सोने के मोटे मोटे बिस्कुट चमक उठे। कितना प्यारा है सोना, इस्माइल हंसकर कह उठा। अब ये हमारा है, जगमोहन ने कहा। हाँ, तुम लोगों का ही है, इस्माइल बोला। उस बोगी में मौजूद दो में से एक आतंकवादी पास आकर बोला। ये लोग कौन है जनाब? सुनो, इस्माइल ने उनसे कहा। ये सोना अब हम नहीं, ये ले जाएंगे। सोना इनका रहेगा और नौशाद हमारा। लेकिन ये हैं कौन? ये सोना लेने के लिए प्रेस रिपोर्टर के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन का वो हिस्सा अब इन लोगों के कब्जे में है। हमें इनके साथ मिलकर चलना पड़ रहा है। अब ये लोग हमारे दोस्त हैं, इस्माइल ने शांत स्वर में कहा। उन्होंने समझने वाले ढंग में सिर हिला दिया। तो क्या सोना भी तुम लोग ले जाने की सोच रहे थे? विनय बरूटा ने पूछा। मेरे आदमियों का ऐसा ही इरादा था, इस्माइल मुस्कुराया। अब ऐसा सोचना भी मत, विनय बरूटा ने कहा। जो वादा मैंने कर दिया, आगे सब कुछ वैसा ही होगा। देवराज चौहान ने जगमोहन और विनय बरूटा से कहा। तुम दोनों यहीं रहो। कहते हुए देवराज चौहान ने जगमोहन को देखकर आंख दबाई। सोने का ध्यान रखो। मैं इस्माइल के साथ इंजन की तरफ जा रहा हूं। चिंता की जरा भी बात नहीं है। अब ट्रेन में सब हमारे दोस्त हैं। जगमोहन मुस्कुराया। और तुम? जगमोहन ने विनय बरूटा से कहा।
सोने को खाने मत लग जाना, इसमें सबका हिस्सा है। इस्माइल हंस पड़ा। फिर देवराज चौहान और इस्माइल पलटे और वापसी की तरफ चल पड़े। वो दोनों बोगी से बाहर निकल आए। विनय बरूटा ने पास खड़े आतंकवादी से कहा, सोने की चमक कितनी अच्छी लगती है। ये सोना हम ले जाने वाले थे, परंतु तुम ले जा रहे हो अब। जिसकी किस्मत में जो होता है उसे वही मिलता है। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुंबई का। जगमोहन दूसरे आतंकवादी की तरफ बढ़ गया, जो 15 कदम दूर खड़ा था। ये किस धंधे में पड़ गया? मेरे साथ काम करता तो अब तक कितनी दौलत कमा चुका होता। तब पैसा कमाने के लिए यही काम मिला तो यही कर लिया। तो अब मेरे साथ काम करना, साल भर में तेरे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। सच? हाँ। मैं जाते वक्त तेरे को अपना नंबर दे जाऊंगा, फोन करना। शादी हो गई तेरी? नहीं। शादी भी करा दूंगा तेरी। विनय बरूटा की निगाह जगमोहन पर थी। वो दूसरे आतंकवादी से बात कर रहा था। एक लड़की है मेरी नजर में। सांवली है, परंतु खूबसूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि तू उसे देखते ही पसंद कर लेगा। मैं इस काम के बाद जल्दी तेरे से मुंबई में मिलूंगा। अपना फोन नंबर। इसी पल विनय बरूटा ने रिवॉल्वर उसके पेट से लगाई और ट्रिगर दबा दिया। पिट। आवाज उभरी। उसने दोनों हाथों से पेट पकड़ा और झुकता चला गया। तभी बरूटा ने होंठ भींचकर उसके सिर पर हाथ रखकर धक्का दिया तो वो पीछे जा गिरा। बरूटा आगे बढ़ा और उसके सिर पर रिवॉल्वर रखकर ट्रिगर दबा दिया। दूर खड़ा आतंकवादी अपने साथी की हालत देखकर चौंका। उसने गन सीधी करनी चाहिए, परंतु जगमोहन ने एक साथ दो गोलियां उसकी छाती पर चला दी। सब कुछ कंट्रोल में था। कोई आवाज नहीं उभरी थी, परंतु खतरा सिर पर था। कोई भी इस डिब्बे में आ सकता था और ऐसा होते ही हालातों ने खतरनाक ढंग से करवट ले लेनी थी। जगमोहन उसी पल विनय बरूटा के पास पहुंचा। शुक्र है मुझे कुछ करने का मौका मिला, विनय बरूटा ने कहा, वरना मैं तो चूहे की तरह पेंट्री कार में बैठा था। खतरा अभी टला नहीं है, जगमोहन ने होंठ भींचकर कहा। जानता हूं। मैं पेंट्री कार वाली साइड में खड़ा होता हूं। कोई उधर से आया तो उसे संभाल लूंगा, विनय बरूटा ने कहा। तू पीछे की बोगी के हालात देख कर आ। मेरे ख्याल में पीछे की तरफ कम लोग होंगे। खत्म कर देना उन्हें। जगमोहन पीछे की तरफ बढ़ गया। रिवॉल्वर हाथ में दबी थी। जगमोहन गोल्ड वाली बोगी से निकला और दूसरी बोगी में प्रवेश कर गया। बोगी खाली थी। सीटों पर कोई नहीं बैठा था, परंतु एक आतंकवादी गन थामे डिब्बे के बीचों बीच खड़ा था। जगमोहन को देखते ही वो चौंका। जगमोहन भी क्षण भर के लिए ठिठका। दोनों की नजरें मिली। आतंकवादी ने उसी पल गन उसकी तरफ की तो जगमोहन चिल्लाकर बोला, गोली मत चलाना, इस्माइल ने भेजा है मुझे। आतंकवादी ने गोली नहीं चलाई, परंतु उसकी तरफ ताने रखी और कठोर स्वर में बोला, कौन हो तुम? इस्माइल ने भेजा है मुझे। हमारी इस्माइल से दोस्ती हो गई है। दोस्ती? किस बात की दोस्ती? आतंकवादी की आंखें सिकुड़ी। ये बात तुम इस्माइल को फोन करके पूछ सकते हो, जगमोहन कह उठा। रिवॉल्वर नीचे रख दो। जगमोहन ने रिवॉल्वर पास की खाली सीट पर रख दी। अपने दोनों हाथ सिर पर रख लो। जगमोहन ने ऐसा ही किया। आतंकवादी ने जेब से मोबाइल निकाला और नंबर मिलाकर फोन कान से लगा लिया। उसकी निगाह जगमोहन पर थी। गन तान रखी थी। जगमोहन भी एकटक उसे देख रहा था। फिर आतंकवादी की इस्माइल से बात हुई। दूर होने की वजह से जगमोहन बातों को नहीं सुन पाया। आधे मिनट के बाद उसने फोन कान से हटाकर जेब में डाला और मुस्कुरा कर कह उठा, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। उसने भी गन नीचे कर ली थी। जगमोहन ने हाथ नीचे किए और बोला, रिवॉल्वर ले लूं? ले लो। जगमोहन ने रिवॉल्वर उठाई और उसकी तरफ बढ़ता कह उठा, किससे बात की तुमने? इस्माइल से। क्या बोला वो? जगमोहन उसके पास पहुंचता जा रहा था। यही कि तुम लोग दोस्त हो। लेकिन तुम लोग किसी के दोस्त नहीं बन सकते। आतंकवादी किसी का दोस्त नहीं होता। जगमोहन गुर्रा उठा। क्या? वो चौंका। तुम क्या कहे? तब तक जगमोहन रिवॉल्वर वाला हाथ सीधा कर चुका था और ट्रिगर दबा दिया। पिट्टी की आवाज के साथ उसके माथे पर छेद बनता दिखा, जो कि अगले ही पल पास की सीटों पर जा लुढ़का। आतंकवादी को यह भी समझने का मौका नहीं मिला कि वो मर रहा है, और पास की सीटों पर जा लुढ़का। दांत पीसते जगमोहन रिवॉल्वर थामे इससे भी पीछे वाली बोगी की तरफ बढ़ता चला गया।
अगला दृश्य। विनय बरूटा रिवॉल्वर थामे सतर्क खड़ा था। इस बात के लिए तैयार था कि अगर कोई पेंट्री कार की तरफ से आता है तो आनन फानन संभाल लेना है। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी कि हालात खतरनाक हो उठे थे। उधर देवराज चौहान इस्माइल के साथ था। यकीनन देवराज चौहान सब कुछ अपने बस में करने का ताना बाना बुन रहा होगा। जगमोहन पीछे की तरफ गया था कि वहां मौजूद आतंकवादियों को साफ कर सके। कभी भी कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो सकती थी। शोर उठ सकता था और हालात काबू से बाहर हो सकते थे। विनय भरूटा चाहकर भी जगमोहन के साथ नहीं गया था क्योंकि यहां रहना भी जरूरी था। 5 मिनट ही बीते होंगे विनय भरूटा को वहां खड़े कि उसके कानों में कदमों की आहट पड़ी। कोई आ रहा था। विनय भरूटा सतर्क हो गया। आंखों में खतरनाक चमक आ ठहरी। एक ही आदमी के कदमों की आहट थी। विनय भरूटा ओट से निकलकर रास्ते के सामने आ खड़ा हुआ। सामने से सदाकत आ रहा था। वो खाली हाथ था, जबकि उसने बोगी में आते ही सामने पड़ी अपने लोगों की लाशें देख लेनी थी। विनय बरूटा अपने को पूरी तरह तैयार कर चुका था। आओ, विनय बरूटा सहज स्वर में बोला। गोल्ड का मजा ले रहे हो? पास आता सदाकत कह उठा। तुम भी ले लो, विनय बरूटा मुस्कुराया। वो तो अब तुम लोगों का है, कहता हुआ सदाकत बोगी में प्रवेश कर गया। अगले ही पल उसने बीच के रास्ते पर पड़ी अपने आदमी की लाश देखी। सदाकत बुरी तरह चौंका। उसका हाथ तेजी से जेब की तरफ बढ़ा। रिवॉल्वर मत निकालना, विनय बरूटा ने गुर्रा कर कहा और रिवॉल्वर उसकी कमर से लगा दी। सदाकत का हाथ ठिठक गया। क्या कर रहे हो तुम लोग? तुमने मेरे आदमी को क्यों मारा? सदाकत का सख्त स्वर था। हम सोना लूटने नहीं आए हैं ट्रेन में, विनय बरूटा कड़वे स्वर में बोला। तुम लोगों का दिमाग सीधा करने आए हैं। क्या मतलब? सदाकत चौंका। इस काम का किसी ने हमें 200 करोड़ देना है। वो कहता है कि तुम लोगों को सफल ना होने दूं नौशाद को ले जाने में। ऐसा हो गया तो देश की बहुत बेइज्जती होगी। मुझे भी उसकी बात ठीक लगी। किसी को कैसे पता कि हमारे इरादे क्या हैं? और उसे पता है। कौन है वो? शेख जहांगीर अली। जहांगीर अली? वो हरामजादा, उसने तुम लोगों को भेजा है? सदाकत के दांत भिजते चले गए। वो कहता है कि तुम लोग उसे धमकी देकर उससे पैसा ऐंठते हो और कुत्ते की मौत मारूंगा उसे अब। सदाकत गुर्रा उठा, फिर विनय बरूटा को घूरा। तुम भी बचने वाले नहीं हो। तुम तो। पिट की आवाज उभरी और सदाकत के शब्द होंठों में रह गए। सदाकत की आंखें फटती चली गई। एक हाथ से उसने कमर थाम ली, जहां गोली धसी थी। इससे पहले वो गिरता, बरूटा ने उसके सिर पर रिवॉल्वर की नाल लगाई और ट्रिगर दबा दिया। पुनः पिट्ठी की आवाज आई और सदाकत धड़ाम से ट्रेन के फर्श पर जा गिरा। ट्रेन तूफानी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। विनय बरूटा के दांत भिजे हुए थे और चेहरे पर दरिंदगी नाच रही थी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने इस्माइल के साथ रिपोर्टरों वाले डिब्बे में प्रवेश किया कि इस्माइल ठिठक कर बोला, उन 3 रिपोर्टरों ने कैमरे खोल रखे हैं, हमारी तस्वीरें ले रहे हैं। कोई बात नहीं, देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। इस तरह हमारी शिनाख्त हो जाएगी, हमारी तस्वीरें। क्या तुम मशहूर नहीं होना चाहते? देवराज चौहान मुस्कुराया। इस तरह तो मैं फंस जाऊंगा। तुमने नौशाद को लेकर कहां जाना है? पाकिस्तान। फिर डरते क्यों हो? तुम तो पाकिस्तान। बात को समझो। हिंदुस्तान की सरकार पाकिस्तान पर दबाव डालकर मेरे पीछे लगा देगी। मैं पाकिस्तान में भी चैन से नहीं रह। अरे बेकार की बातें मत सोचो, देवराज चौहान मुस्कुराया। तुम इन्हें रोकते क्यों नहीं? इनके कैमरे तोड़ दो, रिकॉर्डिंग नष्ट कर दो, और ये सब करने के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। मैं सब देख लूंगा। इन्हें रोकने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, परंतु सोच रखा है कि ट्रेन छोड़ने से पहले इनके कैमरों में भरी रिकॉर्डिंग जरूर नष्ट कर दूंगा। तो ऐसा कहो ना। इस्माइल सिर हिला उठा। दोनों पुनः आगे बढ़ने लगे। बोगी में बैठे प्रेस वालों की निगाह इन दोनों पर ही थी। गन लिए करीब कई प्रेस के लोग खड़े थे, जबकि उन्हें गन चलानी नहीं आती थी, परंतु इस्माइल के सामने ऐसा दिखावा करना जरूरी था कि उनके साथ भी बहुत से आदमी हैं।
नौशाद सीटों के बीच बंधा पड़ा चीख कर गालियां दे रहा था। इस्माइल ने देवराज चौहान से कहा, तुम इसे खोल क्यों नहीं देते? मुझे सतर्क रहने की आदत है, देवराज चौहान बोला। मेरी गारंटी है कि नौशाद कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ज्यादा वक्त नहीं रहा, तुम लोगों ने ट्रेन छोड़ देनी है। उसका बंधा रहना ही ठीक है, देवराज चौहान बोला। मैं नहीं चाहता कि उसकी किसी बात पर नाराज होकर उसे गोली मार दूं। तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? एकाएक इस्माइल कह उठा। तुम्हारे साथ? हाँ, हम कई लोग हैं। वो, तुम किसके लिए काम करते हो? हसन के लिए। ये कौन है? पाकिस्तान में हसन का जबरदस्त संगठन है। पैसा और ताकत बहुत है इसके पास। हसन पाकिस्तान रहता है? हाँ। उसे नौशाद की क्या जरूरत पड़ गई? नौशाद का हिंदुस्तान के हाथों से निकलकर पाकिस्तान पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। नया इतिहास बनेगा और कम उम्र के नए युवा इस विश्वास के साथ संगठन में भर्ती होंगे कि वो कभी हिंदुस्तान के हाथों में फंस रहे तो संगठन उन्हें छुड़ा लेगा। नौशाद के पाकिस्तान पहुंच जाने पर पाकिस्तान की सरकार भी हसन का लोहा मानेगी। हसन ने इस काम के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। देवराज चौहान खामोश रहा। तुम हमारे साथ आकर काम करो, बहुत पैसा मिलेगा तुम्हें, इस्माइल बोला। अब मुझे काम की जरूरत रहेगी नहीं। क्यों? इस सोने में जो मेरा हिस्सा होगा उससे मेरी जिंदगी बीत जाएगी। फिर भी तुम अपना और हसन का फोन नंबर दे देना। वक्त आया तो हसन से जरूर मिलूंगा। देवराज चौहान का स्वर बेहद शांत था। दोनों बोगी से निकलकर गृह मंत्री वाली बोगी में पहुंचे। यहां सिर्फ दो रिपोर्टर ही गने थामे खड़े थे। डिब्बे के अंत में नजरीना और रोहन खड़े दिखे, इंजन के बंद दरवाजों पर। एक तरफ ढेर के रूप में अपने आदमियों की लाशों को देखकर इस्माइल कह उठा, तुम लोगों ने जल्दी की मेरे आदमियों को मारने में। एक बार बात तो कर लेते। तब वक्त ही कहाँ था बात करने का। तुम लोग सुनते ही कहाँ हमारी। इस्माइल गहरी सांस लेकर रह गया। दोनों बोगी पार करके इंजन के दरवाजे तक पहुंचे। नजरीना ने गहरी नजरों से इस्माइल को देखा। रोहन नजरीना को सारे हालात बता चुका था। ये लड़की भी तुम्हारी साथी है? इस्माइल ने नजरीना नजरीना से को देखकर पूछा। हाँ। इन कामों में लड़कियों का क्या काम? ये इस प्लान की मास्टरमाइंड है, साधारण लड़की नहीं है ये, देवराज चौहान ने कहा। नजरीना पल भर के लिए सकपका उठी थी ये शब्द सुनकर। ओह, इस्माइल ने नजरीना को देखकर सिर हिलाया। क्या नाम है तुम्हारा? नजरीना, वो बोली। मुसलमान हो? फिर तो तुम्हें हमारे साथ काम करना चाहिए, इस्माइल मुस्कुराया। बहुत पैसा देंगे हम। ऐसा मत कहो, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्यों? इसे आतंकवादियों से नफरत है? इस्माइल ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। इंजन में मौजूद अपने लोगों से बात करो, उन्हें बताओ कि सब ठीक है, देवराज चौहान ने कहा। इस्माइल ने आगे बढ़कर इंजन का दरवाजा थपथपाया। तभी रिपोर्टरों वाली आदत से मजबूर नजरीना इस्माइल से कह उठी, तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं करते? मैं? इस्माइल ने उसे देखकर कहा। मेरा उद्देश्य दौलत कमाना नहीं है। तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अपने देश के लिए काम करना। ये तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो? हाँ। तुम्हारा देश पाकिस्तान पहले तो हिंदुस्तान में आतंकवादी भेजकर हमला कराता है, और जब कोई पकड़ा जाता है तो उसे छुड़ाने की चेष्टा के लिए तुम जैसों को भेज देता है। मैंने ठीक कहा ना? गलत कहा। पाकिस्तान में सब एक हैं। वहां मैं जानती हूं कितने एक हैं, नजरीना ने तीखे स्वर में कहा। इन दिनों पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तान की सरकार की शय पर जो संगठन उसने तैयार किए हैं, उनके पास अब कोई काम नहीं रहा तो वो पाकिस्तान में ही आत्मघाती विस्फोट करने लगे हैं। रोज के रोज जाने कितने मासूम उन विस्फोटों में मारे जा रहे हैं। परंतु तुम्हें क्या, तुम तो अपने अंदाज में देश की सेवा कर रहे हो। इस्माइल ने नाराजगी की भरे निगाहों से नजरीना को देखा। ये भी झूठ कहते हो कि तुम अपने देश के लिए काम कर रहे हो। तुम अपने संगठन के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि उससे तुम्हें मुंह मंगी दौलत मिलती है। ये सब काम करने के पीछे तुम्हारा अपना लालच है। पाकिस्तान सरकार तो खुद दुखी है इन संगठनों से।
वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही। सच बात तो यह है कि इन संगठनों ने ही पाकिस्तान की को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया है। इस्माइल ने पुनः इंजन का दरवाजा खटखटाया और देवराज चौहान से कहा, इसे चुप कराओ। ये मुझे इस तरह भाषण दे रही है जैसे खुद बहुत अच्छा काम करती हो। नजरीना कुछ कहने लगी कि देवराज चौहान ने उसे चुप रहने का इशारा किया। फिर नजरीना ने कुछ नहीं कहा। रोहन शांत भाव से खड़ा था। तभी इंजन वाले दरवाजे की नन्ही सी खिड़की सरकी और फरहान की आंखें नाक दिखी। इस्माइल उसे पहचानते ही कह उठा, सब ठीक है फरहान, दरवाजा खोलो। फरहान ने वहां खड़े अन्यों को देखा और इस्माइल से कह उठा, क्या सब ठीक है? इन लोगों ने हमारे कई लोगों को मार दिया है और तुम कह वो गलत फहमी से हुआ है। कैसी गलत फहमी? जैसे हम नौशाद को लेने आए हैं, ये सोना लेने आए हैं। इन्होंने सोना पाने के लिए ऐसा किया, परंतु अब हम में दोस्ती हो गई है। हम नौशाद को लेकर ट्रेन से उतर जाएंगे और ये सोना लेकर। तुमने इन लोगों को खत्म क्यों नहीं किया? पागल मत बनो, ये बहुत लोग हैं, इस्माइल ने समझाने वाले स्वर में कहा। हमारे कितने लोग मरे? 20 के करीब। और इतने लोगों का मरना तुमने सहन कर लिया, इन्हें दोस्त बना लिया? फरहान ने उधर से दांत भींच कर कहा, हमें हर कीमत पर अपना मिशन पूरा करना है। बदले की भावना रखोगे तो काम पूरा नहीं होगा। तुमने इन लोगों के साथ दोस्ती कर ली, ये बात मुझे पसंद नहीं। फरहान, इस्माइल कठोर स्वर में कह उठा, इस काम का बड़ा मैं हूं। मेरा फैसला हर किसी को मानना है। फरहान ने कुछ नहीं कहा। दरवाजा खोलो। क्यों? तुम्हें एतराज क्यों है दरवाजा खोलने से? इस्माइल ने कहा। जरूरत भी क्या है? ट्रेन को जिस जगह पर रोकना है वहीं पर रोकूंगा, तब दरवाजा भी खुल जाएगा। इस्माइल ने देवराज चांद को कहा, देखकर कहा, यह ठीक कहता है। दरवाजा खोलने की जरूरत क्या है? वक्त आने पर ट्रेन भी रुकेगी और दरवाजा भी खुलेगा। मुझे कोई एतराज नहीं। तुम इसे कह दो कि बाहर कोई खतरा नहीं है, देवराज चांद ने कहा। सुना तुमने? इस्माइल ने फरहान से कहा, तुम्हारे अलावा मुझे इस डिब्बे में अपना कोई आदमी नजर क्यों नहीं आ रहा? उधर से फरहान ने पूछा। जरूरत नहीं है, इस्माइल बोला। मुझे लगता है सब मर गए हैं। तुम कोई गड़बड़ कर रहे हो। फरहान कह उठा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं नहीं जानता तुम्हारे साथ कौन लोग हैं। तुम मुझे इनके साथ मिल गए लगते हो। होश में आओ फरहान। मैं होश में हूं। तुम अपने कुछ आदमी को बुलाओ। मैं अपनी तसल्ली करना चाहता हूं। अभी बुलाता हूं, इस्माइल ने होंठ भींच कर कहा। देवराज चौ देवराज चौहान रोहन से कह उठा, पेंट्री कार में से 3 आदमियों को यहां बुला लाओ। उन्हें कहना है इस्माइल ने बुलाया है। रोहन फौरन बोगी में पीछे की तरफ बढ़ गया। फरहान ने उधर से नन्ही खिड़की को बंद कर दिया था। नजरीना अपनी जगह पर सतर्क किंतु शांत खड़ी थी। एक सिगरेट मुझे भी दो। देवराज चांद ने एक सिगरेट इस्माइल को सुलगा दी। मैं शौकिया तौर पर सिगरेट पी लेता हूं कभी कभी, कश लेते हुए इस्माइल बोला। देवराज चांद उसे देखकर मुस्कुराया। जानते हो, बुलेट ट्रेन के इस ट्रायल को हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि तुम नौशाद को फरार करवा कर ले गए? नहीं, इस्माइल ने सिर हिलाया। इससे भी बड़ी बात है। और क्या? देवराज चांद मन ही मन सतर्क हुआ। इस्माइल मुस्कुरा कर रह गया। तुम कुछ कह रहे थे? देवराज चांद सहज स्वर में बोला। इस्माइल ने नजरीना पर नजर मारकर कहा, इसे मेरी बात पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसे आतंकवादी पसंद नहीं है। इसकी परवाह मत करो, मुझे आतंकवादी पसंद है। तुम मुझे बताओ, देवराज चांद बोला। ट्रेन छोड़ते वक्त मैं ट्रेन में न्यूक्लियर बम लगा जाऊंगा, इस्माइल ने कहा। देवराज चांद के शरीर में सनसनाहट दौड़ती चली गई। 2 पलों के लिए जड़ रह गया देवराज चांद, फिर तुरंत ही खुद को संभाला और बोला, न्यूक्लियर बम? हाँ, आज का दिन हिंदुस्तान पर भारी है, बहुत भारी। सोचो जब न्यूक्लियर बम फटेगा तो। तुम ऐसा नहीं कर सकते, देवराज चांद ने बेहद शांत स्वर में कहा। क्यों? इस्माइल की आंखें सिकुड़ी।
जहां तुम लोगों ने उतरना है वहां से 15 मिनट बाद मैंने ट्रेन रुकवाकर सोना उतरवाना है। तब बम फट तब नहीं, उसके बाद फटेगा। बाद में कब? तुम कितनी देर में सोना ट्रेन से उतार लोगे? इस्माइल ने पूछा। आधा घंटा तो लग ही जाएगा। मैं 1.25 घंटे के बाद का टाइम फिक्स करूंगा बम में। जब तुम दूर चार जब तुम दूर जा चुके होगे और ट्रेन कहीं और। क्या पता तुम बम में 10 मिनट के बाद का वक्त फिक्स करके हमसे बदला ले लो, अपने साथियों के मौत का। ऐसा नहीं होगा। मैं दोस्तों से दगा नहीं करता। परंतु मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम बम नहीं लगाओगे। मैं तुम्हारे सामने टाइम फिक्स कर दूंगा बम का। इस्माइल ने मुस्कुरा कर कहा। यह ठीक रहेगा, देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। नजरीना गंभीरता से दोनों की बातें सुन रही थी। जब बम फटेगा तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। न्यूक्लियर बम से ऐसी तबाही मचेगी कि निशान अगले 50 साल तक भी दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद पाकिस्तान से पंगा लेने के लिए हिंदुस्तान 10 बार 100 बार सोचेगा। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। बोला, हसन ने कहा बम लगाने को हसन ने कहा बम लगाने को। हाँ। बम कहां से लाया? हसन ने ही पाकिस्तान से भेजा है। इस्माइल मुस्कुराकर बोला। तुम्हारा हसन कमाल का बंदा है। कभी मौका लगा तो इससे मिलूंगा जरूर। मैं तुम्हें पाकिस्तान का पता दे जाऊंगा। आना तुम देखना हसन के साथ काम करके खुश रहोगे। तभी नजरीना देवराज चांद से कह उठी। ये ट्रेन में न्यूक्लियर बम लगाने जा रहा है और आप इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तुम क्यों चिंता करती हो? देवराज चांद ने कहा। तब तक तो हम सोना लेकर जा चुके होंगे। मुझे पसंद नहीं कि ट्रेन में बम लगे। चुप रहो। यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। देवराज चांद का सख्त स्वर हो गया देवराज चांद का स्वर सख्त हो गया। नजरीना देवराज चांद को घूरने लगी। मैंने तो पहले ही कहा था, इसे मेरी बात पसंद नहीं आएगी। इस्माइल कह उठा। इसकी फिक्र मत करो, देवराज चांद ने कहा। तभी रोहन 3 आतंकवादियों के साथ आता दिखा। वो आ गए। इस्माइल ने उन्हें देखते कहा और इंजन का दरवाजा खटखटाया। फौरन ही दरवाजे पर लगी नन्ही खिड़की सरकी और जाली में से फरहान की आंखें दिखी। ये आ गए, बात कर लो इनसे। रोहन के साथ रोहन के साथ 3 पास आ पहुंचे। क्या बात है? एक ने पूछा। उसे बताओ कि इस्माइल ने नन्ही खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ के अब नए हालात क्या हैं? वो तीनों खिड़की के पास पहुंचे और फरहान से बात करने लगे। इस्माइल शांति से एक तरफ खड़ा रहा। देवराज चांद ने भी बीच में कुछ कहने की चेष्टा नहीं की। तभी नजरीना ने देवराज चांद की बांह पकड़ी और उसे एक तरफ ले गई। क्या है? देवराज चांद ने अपनी बांह छुड़ाकर कहा। तुम कहीं सच में तो सोना लूटने नहीं आए? ये सब कुछ सोने के लिए कर रहे हो क्या? नजरीना धीमे स्वर में कह उठी। वहम में मत पड़ो। ऐसा कुछ नहीं करने वाला मैं। तुम उससे बहुत ही घुट घुट कर बातें कर रहे हो। इस वक्त ऐसा करना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि उसे हम पर किसी प्रकार का शक हो। वो ट्रेन में न्यूक्लियर बम लगाने को कह रहा है। कहने दो। इस काम के लिए वो जिंदा नहीं बचेगा। अभी हम सब पेंट्री कार में जाएंगे। तुम भी साथ चलोगी। वहां पर हमारे 2 लोग मौजूद हैं। एक प्रीतम सोनी है। तुम, मैं और प्रीतम सोनी अब वहां मौजूद पांचों को बिना मौका दिए शूट कर देंगे। और ये 4, इन्हें पीछे वाली प्रेस रिपोर्टरों वाली बोगी में ले जाकर शूट किया जाएगा। देवराज चांद ने कहा। यहीं पर इन्हें शूट क्यों नहीं? बेवकूफों वाली बात मत करो। जो ट्रेन चला रहा है उसे नहीं पता चलना चाहिए कि हम सबको मार रहे हैं। यह बात खुलते ही हो सकता है वो ट्रेन पूरी रफ्तार पर कर दे और ट्रेन पलट जाए। तब ट्रेन में कोई नहीं बचेगा। नजरीना ने गहरी सांस ली और बोली। इन्हें अभी पीछे वाले डिब्बों में ले जाकर मारोगे? हाँ। उसके बाद पेंट्री कार में मौजूद आतंकवादियों को? हाँ हाँ, तुम साथ ही रहना, कहकर देवराज चांद इस्माइल के पास आ पहुंचा। नजरीना अपनी जगह पर आ गई। क्या कह रही थी? इस्माइल ने पूछा। बम के बारे में बात कर रही थी। मैंने समझा दिया कि उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तीखी लड़की है।
इस्माइल मुस्कुराकर बोला। जवाब में देवराज चांद मुस्कुरा दिया। हम दोनों पहले मिले होते तो एक साथ ही योजना बनाते नौशाद को आजाद कराने और सोना ले जाने की, इस्माइल ने कहा। अब भी तो हम इकट्ठे ही हैं, परंतु तुम्हारा साथ पाने के लिए मुझे अपने 20 आदमी गंवाने पड़े। उसी पल वो तीनों आतंकवादी दरवाजे की नन्ही खिड़की के पास से हट गए। हो गई तसल्ली? इस्माइल ने पूछा। हाँ, फरहान की आवाज आई। पहले मुझे गड़बड़ लग रही थी, तुम अकेले जो थे। ये लोग हमारे साथ ही हैं। समझ गया। ट्रेन को मैं वहीं ले जाकर रोकूंगा जहां खान आदमियों के साथ खड़ा इंतजार कर रहा है, फरहान ने कहा। दोस्तों, अब यहाँ जैसा मैंने कहा था 2 पेज मिसिंग है, लेकिन उनमें मुझे लगता है केवल कोई प्लानिंग की बातचीत ही हुई है, क्योंकि आगे के जो डायलॉग्स हैं वो ऐसे दिखाते हैं कि अभी वहीं थे, ये गृह मंत्री वाली बोगी में ही थे। तो शुरू करते हैं। ऐसा ही करना, इस्माइल ने देवराज चौहान से कहा। वापस चलते हैं। क्यों नहीं? देवराज चौहान ने सिर हिलाया, फिर नजरीना से बोला। सब ठीक है, तुम हमारे साथ ही चलो। नजरीना ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान, नजरीना, इस्माइल और तीनों आतंकवादी साथ चल पड़े। मैं भी आऊं? पीछे से रोहन बोला। तुम्हारी जरूरत नहीं है, देवराज चौहान ने बिना पीछे देखे कहा। बोगी में बैठे लोग इन सबको देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सब सहमे हुए थे। तभी नन्ही खिड़की से फरहान ने रोहन को पुकारा। सुनो। हाँ, रोहन ने उसे देखा। पानी की एक बोतल देना, फरहान ने फरहान ने कहा। अभी देता हूं, कहकर रोहन चंद कदम डिब्बे के भीतर गया आया और गृह मंत्री की लाश के पास पड़ी पानी की सील बंद बोतल उठाकर वापस दरवाजे के पास पहुंचा। ये लो। नई बोतल लाओ, फरहान ने भीतर से कहा। नई ही है, देख लो, एकदम सील बंद। रोहन ने बोतल ऊपर करके सील दिखाई। अगले ही पल दरवाजा खुला। फरहान का चेहरा दिखा। रोहन उसे भीतर रोहन उसे बोतल थमाता हुआ कह उठा। मैं भी भीतर आ जाऊं? क्यों? फरहान ने उसके चेहरे पर नजर मारी। यूं ही। ठीक है, रिवॉल्वर बाहर रखकर आना, कहकर फरहान ने दरवाजा खोल दिया। रोहन ने तुरंत रिवॉल्वर नीचे रखा और खुले दरवाजे से इंजन रूम में प्रवेश कर गया। फरहान ने दरवाजा बंद कर लिया। मुझे बताओ कि ट्रेन कैसे चलाई जाती है, रोहन खुशी भरे स्वर में कह उठा। क्यों जानना चाहते हो? फरहान की निगाह रोहन के चेहरे पर थी। रोहन ने इंजन में मौजूद दूसरे आदमी पर नजर मारी, फिर बोला। यूं ही। नहीं बताना चाहते तो मत बताओ, मैंने कौन सा ड्राइवरी करनी है। फरहान ने बोतल खोलकर पानी पिया और फिर बोतल अपने साथी को दे दी। आओ, बताता हूं। आओ, बताता हूं तुम्हें कि कैसे ट्रेन कंट्रोल की जाती है। बहुत ही आसान है। ये जापानी लोग ऐसी चीजें बनाते हैं कि फरहान ट्रेन को चलाने के बारे में बताता रहा। रोहन सुनता समझता रहा। अगला दृश्य। न्यूक्लियर बम कहाँ है? साथ चलते देवराज चांद ने पूछा। उधर बोगी में, सीट पर बैग रखा है, उसमें पड़ा है, इस्माइल ने मुस्कुराकर कहा। मुझे दिखाओगे? मैंने कभी नहीं देखा न्यूक्लियर बम कैसा होता है। बेशक देखो, हाथ में लेकर देखना, तुमसे क्या पड़ता। नजरीना ने चलते चलते देवराज चांद को गहरी निगाहों से देखा। तीनों आतंकवादी पीछे चले आ रहे थे। उस बोगी से निकलकर रिपोर्टर की बोगी में पहुंचे थे। वहां अभी तक रिपोर्टर गन लिए इधर उधर खड़े थे। चिंता मत करो दोस्तों, गोल्ड हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है, देवराज चौहान ने हाथ उठाकर ऊंचे स्वर में कहा। वो आगे बढ़ते जा रहे थे। एकाएक नजरीना ठिठकी और पैर पकड़कर नीचे बैठती चली गई। देवराज चौहान भी रुका और पलटकर उसके पास झुकता हुआ बोला। क्या हुआ? पैर मुड़ गया। औरतों के साथ पैर मुड़ने की समस्या बहुत होती है, इस्माइल ने हंसकर कहा। देवराज चौहान और नजरीना की नजरें मिली।
तुमने कहा था कि इन्हें इस डिब्बे में खत्म कर दोगे। हाँ। देवराज चांद के होंठों से बेहद मध्यम सा स्वर निकला। परंतु तुम तो ऐसा कुछ करते नहीं लगते। मैं करने ही वाला। तुम न्यूक्लियर बम देखने को मरे जा रहे हो। मैं जानना चाहता था कि बम कहाँ है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। इशारे हुए। देवराज चांद ने नजरीना को हाथ थामकर उसे उठाया। देवराज चांद ने नजरीना का हाथ थामकर उसे उठाया। अब ये ठीक है? इस्माइल ने पूछा। अगले ही पल जैसे डिब्बे में बिजली चमकी हो। देवराज चांद और नजरीना के हाथ में साइलेंसर लगी रिवॉल्वर नजर आई। इस्माइल को चौंकने या हैरान होने का मौका नहीं मिला। पिट पिट पिट, चार बेआवाज से फायर हुए और इस्माइल के साथ साथ बाकी तीनों आतंकवादी भी सीटों से टकराते नीचे गिरे। एक तो सीटों पर बैठे दो लोगों की गोद में जा गिरा। मौत का सन्नाटा सा छा गया था वहां। हर कोई सख्ते सी की हालत में था। एक अभी भी हिल रहा था। नजरीना उसके पास पहुंची और उसके सिर में गोली दे मारी। वो शांत हो गया। नजरीना ने देवराज चांद को देखकर कहा, आगे वाले डिब्बे में तुम्हारे साथी क्या कर रहे हैं? मैं नहीं जानता। वहां चलकर देखते हैं। देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। नजरीना और देवराज चांद आगे बढ़े कि तभी नौशाद की आवाज सुनाई दी। क्या यहाँ गोलियां चली हैं? बारूद की स्मेल आ रही है। तुमने अपने साथियों को कुछ करने को कहा नहीं था? साथ चलते नजरीना ने कहा। उन्हें कुछ कहने की तुमने अपने साथियों को कुछ करने को कहा नहीं था? साथ चलते नजरीना ने कहा। उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो जानते हैं कि उन्हें कब क्या करना है। तुम हो कौन? इस बात से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम है। तुम सरकारी आदमी नहीं हो? नहीं। तो ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि ट्रेन में रखा गोल्ड लूट लूट सको? नहीं। कुछ तो बात है ही। बिना वजह तुम इतना खतरा क्यों? तुम भी तो बिना वजह इतना खतरा उठा रही हो। जो कर रही हो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। नजरीना ने कुछ नहीं कहा। रिवॉल्वर उसके हाथ में दबी थी। वो पीछे वाली बोगी में पहुंचे। पेंट्री कार में। वहां का वही नजारा था। पेंट्री कार के फर्श पर कर्मचारी बैठे थे। वहां पांच आतंकवादी थे जो कि इधर उधर फैले हुए थे। प्रीतम सोनी और दो रिपोर्टर भी वहां मौजूद थे। वो भी गने थामे इधर उधर खड़े थे। तुम यहीं रुको और इशारे को समझना। देवराज चांद ने धीमे स्वर में नजरीना से कहा और आगे बढ़ गया। नजरीना ठिठकी और आसपास देखा। दो आतंकवादी उसकी रिवॉल्वर की रेंज में थे। देवराज चांद प्रीतम सोनी की तरफ बढ़ रहा था कि एक आतंकवादी बोला, इस्माइल कहाँ है? अभी आएगा वो। देवराज चांद ने बिना रुके कहा। इंजन रूम में है। प्रीतम सोनी ने निगाह देवराज चांद पर प्रीतम सोनी की निगाह देवराज चांद पर थी। देवराज चांद उसके पास पहुंचकर ठिठका और धीमे स्वर में कह उठा, यहां मौजूद पांचों को खत्म करना है। प्रीतम सोनी ने सिर हिलाया। तुम्हारी हद में एक है, उसे खत्म करना तुम। देवराज चांद ने आहिस्ता से कहा। मैं वापस नजरीना की तरफ जा रहा हूं। जब बीच में मौजूद उन दो आतंकवादियों के पास पहुंचूंगा तो वही वक्त हरकत में आने का होगा। प्रीतम सोनी ने पुनः सिर हिलाया और जेब में पहुंचकर रिवॉल्वर पर जा टिका। देवराज चांद पलटा और वापस नजरीना की तरफ बढ़ते पेंट्री कार के कर्मचारियों से कह उठा, 1 घंटे के भीतर हम सब ट्रेन से उतर जाएंगे। उसके बाद तुम लोग आजाद हो जाओगे। जैसे बैठे हो इसी तरह बैठकर कुछ वक्त और आराम से बिता लो। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। उधर नजरीना की निगाह इस तरफ आते देवराज चांद पर थी। पांचों आतंकवादी अपनी अपनी जगहों पर गन थामे खड़े थे। उनके चेहरे से यह बात जाहिर थी कि सब ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। कम से कम उन्हें देवराज चांद से तो गड़बड़ की आशा नहीं थी। एकाएक देवराज चांद डिब्बे के बीचों बीच मौजूद दो आतंकवादियों के पास ठिठका और दूर नजरीना को देखा। नजरें मिली। देवराज चांद ने सिर हिला दिया और अगले ही पल जैसे कयामत से भरे थे। देवराज चांद ने फुर्ती के साथ रिवॉल्वर निकाली और एक आतंकवादी पर गोली चला दी। गोली उसकी छाती में जा लगी। वो चीखा। गन उसके हाथ से छूटकर जा गिरी। फिर वो नीचे भी गिर गया। दूसरा आतंकवादी चौंका, परंतु देवराज चांद ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और रिवॉल्वर उसकी तरफ करके ट्रिगर दबाया।
अगले ही पल देवराज चौहान के शरीर में सनसनाहट सी दौड़ती चली गई। ट्रिगर जाम हो गया था। नहीं दबा वो। हड़बड़ाकर देवराज चौहान ने पुनः ट्रिगर दबाया, परंतु ट्रिगर जाम था। उधर वो आतंकवादी फुर्ती के साथ गन सीधी कर रहा था। मौत देवराज चौहान के सिर पर नाच उठी थी। दहशत में घिर गया था देवराज चौहान। अगले ही पल देवराज चौहान ने हाथ में दबी रिवॉल्वर पत्थर की तरह आतंकवादी के चेहरे पर मारी तो उसने फुर्ती से घुस झुक कर बचना चाहा। तो उसने फुर्ती से झुककर खुद को बचाना चाहा। रिवॉल्वर उसके कंधे पर जा लगी, परंतु इस वक्त वो इन सब बातों की परवाह न करके अपनी गन सीधी करने की चेष्टा में था कि देवराज चौहान ने उस पर छलांग लगा दी। बीच में पेंट्री कार के कर्मचारी सहमे से सिमटे से बैठे थे। आतंकवादी तब तक गन सीधी कर चुका था। देवराज चौहान के हाथ उसके पेट तक पहुंचते और तो कुछ नहीं कर सका, परंतु उसका गन वाला हाथ नीचे करता हुआ जा गिरा। तड़ 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 गोलियां निकली गन से, परंतु सब ट्रेन के फर्श पर जा लगी। आतंकवादी ने गन छुड़ाने के लिए जोर लगाया, परंतु देवराज चौहान ने गन को नीचे झुकाए रखा। खुद भी गन के मुंह के पास नीचे गिरा पड़ा था। इससे पहले कि वो गन को तिरछा करके देवराज चौहान को निशाना बनाता, प्रीतम सोनी वहां आ पहुंचा। पिट। प्रीतम सोनी की नाल से गोली निकली और आतंकवादी के सिर पर जा लगी। आतंकवादी के हाथ से गन छूट गई। वो बोगी की दीवार से टकराया और नीचे देवराज चौहान के पास ही जा गिरा। शांत हो गया। देवराज चौहान नीचे पड़ा गहरी गहरी सांसें लेने लगा। यही सोच रहा था कि मौत के खेल में कब बाजी पलट जाए पता नहीं चलता। अब भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, परंतु बचाव हो गया। तुम ठीक हो? प्रीतम सोनी की आवाज कानों में पड़ी। हाँ। देवराज चौहान करवट लेते सीधा हुआ, फिर खड़ा होकर बोगी में नजरें घुमाई। प्रीतम सोनी और नजरीना ने अपने अपने हिस्से के शिकार कर लिए थे। प्रीतम सोनी को देखकर देवराज चौहान मुस्कुराया। पेंट्री कार के कर्मचारी सहमे से डरे से बैठे थे। तुम्हारे रिवॉल्वर में गोलियां खत्म हो गई थी शायद, प्रीतम सोनी बोला। ट्रिगर अटक गया था, दवा नहीं, देवराज चौहान ने कहा। बुरे बचे तुम। आगे के डिब्बे में बाकी के आतंकवादियों का क्या हाल है? इंजन को छोड़कर कोई आतंकवादी नहीं बचा आगे। इंजन में कितने हैं? 2। उन्हें खत्म करके इंजन पर कब्जा करना जरूरी है। प्रीतम सोनी का स्वर सख्त हो गया। वो मैं संभाल लूंगा, देवराज चौहान ने कहा। तुम पीछे के डिब्बे में जाओ, वहां मेरे 2 साथी हैं, उनकी सहायता करो। देखो उन्होंने क्या किया है अब तक। उनसे कहना कि एक भी आतंकवादी जिंदा ना बचे। देवराज चौहान की आवाज में दरिंदगी आ गई थी। प्रीतम सोनी ने सिर हिलाया और बोगी के पीछे जाने के लिए पलटकर चल पड़ा। देवराज चौहान ने पेंट्री कार के कर्मचारियों को देखकर कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। हमने काफी सारे आतंकवादियों को खत्म कर दिया है और जो 2-4 बचे हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाएंगे। परंतु यही बेहतर होगा कि तुम लोग इसी तरह बैठे रहो। कुछ के सिर हिले। एक हिम्मत करके बोला, तुम भी तो आतंकवादी हो। मैं आतंकवादी नहीं हूं, कहते हुए देवराज चौहान ने अपने शरीर पर पड़ी एसटीएफ की वर्दी पर नजर मारी। मेरे कपड़ों पर मत जाओ, ये तो मैंने आतंकवादी को धोखा देने के लिए पहने थे। इसके साथ ही देवराज चौहान पलटकर नजरीना की तरफ बढ़ गया। नजरीना गंभीर निगाहों से उसे देख रही थी। उसके पास पहुंचते ही कह उठी, मुझे तब लगा कि वो तुम्हें गन की गोलियों से भून देने वाला है। मैं दूर थी, कुछ नहीं कर सकी। सब ठीक है। प्रीतम सोनी वक्त पर पास आ पहुंचा था। तुम बहुत हिम्मत वाले हो, नजरीना मुस्कुराई। हिम्मत वाली तो तुम हो जो प्रेस रिपोर्टर होकर भी बहुत अच्छी तरह से हथियार का इस्तेमाल कर रही हो। बताया तो, मैं पहले पुलिस में थी। पुलिस की ट्रेनिंग का ही कमाल है ये। वापस अपने डिब्बे में चलो, देवराज चौहान बोला। अब क्या करना है? इंजन पर कब्जा जमाना है। तुम ट्रेन के पीछे भी तो आतंकवादी होंगे, नजरीना ने कहा। मेरे 2 साथी उस तरफ हैं, प्रीतम भी उधर गया है। वो वहां सब संभाल लेंगे, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें भरोसा है उन पर कि वो हालातों को संभाल लेंगे? पूरा भरोसा है। कहीं वो खुद शिकार ना हो जाए गोलियों के, जैसे तुम होने जा रहे थे। नजरीना गंभीर थी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। आओ।
देवराज चौहान और नजरीना वापस रिपोर्टरों के डिब्बे में पहुंचे। सबकी निगाहें उन दोनों पर उठी। 3 कैमरामैन अभी भी अपने कैमरों से रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहां की। अब क्या करना है? नजरीना ने पूछा। मैं इसी बोगी में रुक जाऊंगा। तुम इंजन तक जाओ और वहां मौजूद आतंकवादियों से कहो कि तुम्हें इस्माइल बुला रहा है। वो नहीं आएगा। नहीं आएगा तो कुछ और सोचेंगे। पहले ये कोशिश तो करो। उसने कारण पूछा तो क्या कहूं? प्रेस रिपोर्टर हो, बात संभाल सकती हो। नजरीना ने कुछ नहीं कहा। देवराज चांद बोगी पार करके अंत में रुक गया। बोला, तुम जाओ। नजरीना आगे बढ़ गई, नजरों से ओझल होकर आगे वाली बोगी में चली गई। देवराज चांद वहां पहुंचा जहां बैग पड़ा था। उसमें से उसने रिवॉल्वर और साइलेंसर निकालकर नाल पर चढ़ाया और वापस बोगी के किनारे आ खड़ा हुआ। चेहरे पर कठोरता नाच रही थी। इस बोगी में भी 5-6 रिपोर्टर गने थामे खड़े थे। जो पास था वो कह उठा, क्या हो रहा है? ये सब कब तक चलेगा? कुछ देर की बात है, फिर ट्रेन में सब ठीक हो जाएगा। देवराज चांद ने कहा। जानते हो तुम कितनी लाशें बिछा चुके हो ट्रेन में? वो सब आतंकवादी हैं। देवराज चांद ने उसे देखा। अगर उन्हें मौका मिला होता तो ट्रेन में वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। वो सब आतंकवादी एसटीएफ की वर्दी में कैसे ट्रेन में आ गए? मैं नहीं जानता। ये चाहते क्या है? ट्रेन में मुंबई हमलों का मुजरिम नौशाद को गुप्त तौर पर दिल्ली ले जाया जा रहा है। ये नौशाद को छुड़ाने आए थे। ओह, अब कितने बचे हैं? ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट में शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तुम कौन हो? बाद में बताऊंगा। मुझे पता लगा कि आतंकवादियों ने गृह मंत्री को मार दिया। वहां कुछ लाशें पड़ी हैं गृह मंत्री वाली बोगी में। मुझे अफसोस है कि मैं उन्हें नहीं बचा सका। लेकिन तुम तो चुप कर जाओ, अभी बहुत काम है। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। चलिए दोस्तों, ये हिस्सा यहीं रोकते हैं। अब आगे वाली एपिसोड में इसका अंत होगा, क्योंकि अभी भी 18 पन्ने पड़े हैं। 18 में से अगर मैं कहूं कि 2 पेजेस गायब हैं तो 16 पन्ने पड़े, नहीं, हाँ, 16 पन्ने पड़े हैं। कम से कम आधे घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसमें। दोस्तों मुझे ये बताना, ये अभी अभी जो जो अभी अभी जो ये आदमी बात कर रहा था देवराज चौहान से, इस तरह के कैरेक्टर के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? ये जो ये जो लोग, यानी आज की डेट एंड एज में खास तौर पे कोई आदमी जो पत्रकार हो और वो सिर्फ इसलिए किसी आदमी को आतंकवादी समझे क्योंकि उसने एक ऐसी वर्दी पहनी हुई है जो बाकी आतंकवादियों ने भी पहनी हुई है। अब कोई अगर ये कहे कि इतने भोलेपन में जीवन बीत रहा है लोगों का, तो मुझे बहुत हैरानी होगी। यानी उसके उन लोगों के सामने इतनी खून खराबा हुआ जा रहा है। एक आतंकवादी अभी वहां उन्हें गालियां दे रहा था थोड़ी देर पहले, ठीक है, किसी को मतलब क्यों करने की आवाज मौका नहीं दे रहा था, लेकिन वो बंदा अभी भी कैसे बेवकूफी भरे सवाल पूछ रहा था। और ऐसा नहीं है कि ये कोई अतिशयोक्ति लिख दी है राइटर ने। हमारे समाज में, हमारे जीवन में ऐसे लोग बहुत हैं। और इनफैक्ट शायद हम भी वैसे ही हों कि हमें, जैसे ही हमें हमारी कंफर्ट जोन से जरा सा इधर कर दिया जाए तो हमें उसी वक्त दिक्कत होने लग जाती है और हम बस इंतजार करने लग जाते हैं कि ये खत्म कब होगा। ठीक है, यानी बजाय इसके कि उस आदमी को देखो कि भाई एक समस्या आ गई है, कितनी बड़ी समस्या है, ठीक है, लेकिन उल्टा मूर्खों की तरह सवाल पूछ पूछ कर और उसे डिमोरलाइज करो, उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो। खैर, पर कहानी अच्छी है। मैंने जैसे कहा था कि देवराज चौहान ज्यादा
सोचता नहीं है गोली मारने के टाइम। और ये अच्छी बात है। कहने का मतलब कि वो हमने देखा है ना, जैसे हिंदी फिल्मों में हीरो हाथ में बंदूक लेकर ऐसे घुमाता फिरेगा, 10 बातें पूरे डायलॉग मारेगा ये वो, और उन डायलॉग बाजी में खुद लड़खड़ा कर नीचे गिर जाएगा, हाथ से रिवॉल्वर छूट जाएगी और रिवॉल्वर सरकती हुई विलेन के पास पहुंच जाएगी। इस तरह के वो छिछोरे ट्विस्ट जो है, कम से कम वो नहीं है कहानी में, जो कि होना भी चाहिए। क्योंकि होता भी क्या, अब जैसे इन्होंने उस इस्माइल को ही ठोक दिया जो कि उनका सुप्रीमो था, यानी उनका सिर काट दिया समस्या का। वो जो बाकी के जो भी हैं वो सब इंस्ट्रक्शंस पर चलते हैं। और ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी टीम में, अगर उसके हेड को ही ले डूबा जाए तो। तभी तो चेस में जैसे ही राजा मरता है खेल खत्म समझा जाता है, क्योंकि हेड ही है जो सब कुछ है। अगर हेड नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, पर काफी मजेदार है, अच्छा लगा मुझे। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और मैंने देखा है दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट्स भी कम कर दिए हैं। कुछ तो मन आता ही होगा आपके मन में सुनकर कहानी। और मैं ये जो बाद में थोड़ी बातचीत करता हूँ, ये आप लोगों को प्रोवोक करने के लिए करता हूँ कि आप लोग कुछ तो लिखो थोड़ा बहुत। इससे आपके विचार मेरे साथ और मेरे विचार आपके साथ साझा हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, सब्सक्राइबर्स हमारे पता नहीं क्यों बढ़ नहीं रहे हैं। हम वहीं खड़े हुए हैं। मैंने देखा था जो लास्ट था वो 54-46 था। वो काफी दिनों से वहीं खड़ा हुआ है। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें हमारे इस चैनल कहानी वार्ता को। मिलते हैं फिर अगले भाग में, जो कि होगा रॉबरी किंग का लास्ट पार्ट। तब तक के लिए खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।